गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का ये आपका लास्ट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेंचिंग ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। एनी आयन फॉर विच L इज इक्वल्स टू 0, जिसके लिए कैपिटल L की वैल्यू आ ही 0 रही है, फॉर एग्जाम्पल Mn+2 एंड Fe+3 for which all the d orbitals are occupied singly by electrons for which Ml is equals to 2, 1, 0, -1 and -2 giving capital L is equals to 0। मतलब जहाँ पांचों d orbitals सिंगली ऑक्यूपाइड हैं तो डेफिनेटली जब वो सारे मतलब सिंगली ऑक्यूपाइड है तो इन दैट केस टोटल कैपिटल L की जो वैल्यू आएगी वो 0 होगी। एंड इन दैट केस ऑब्वियसली ये स्पिन ऑनली फार्मूला, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो स्पिन ऑनली फार्मूला से दिया जाएगा। बट सम अदर्स ऑल्सो डू सो इन विच केसेस द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज सेड टू बी क्वेंच्ड। ये तो वो केस था जिसमें हमने बात की कि सारे d ऑर्बिटल्स इक्वली ऑक्यूपाइड हैं, तो इन दैट केस कैपिटल L की वैल्यू जो है वो आ ही 0 रही है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उसमें उस वक्त हमारे को मैग्नेटिक मोमेंट में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा और केवल स्पिन ऑनली फार्मूला से हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। बट बहुत कई कंडीशंस ऐसी भी होती हैं, जैसा मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पर कि L की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, कैपिटल L की वैल्यू होती है, लेकिन उसका ऑर्बिटल मोमेंट में जो मैग्नेटिक मोमेंट में कंट्रीब्यूशन है वो नहीं होता है। इन दैट केस हम ये कहते हैं कि जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्वेंच हो गया है, वो रुक गया है, उसका कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं हो रहा है। In order for an electron to have orbital angular momentum, the orbital which it occupies must be transformable into an entirely equivalent and degenerate orbital by rotation। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा। इसके लिए ये कंडीशन है कि वो जिस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसके सिमिलर यानी कि डीजेनरेट सेम एनर्जी वाला एक ऑर्बिटल होना चाहिए जिसके अंदर उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, उस ऑर्बिटल को ट्रांसफॉर्म किया जा सके जस्ट बाय रोटेशन। अगर हम उस ऑर्बिटल को केवल रोटेशन के थ्रू सिमिलर टाइप के दूसरे ऑर्बिटल में कन्वर्ट कर देते हैं जिसकी एनर्जी सेम है, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देगा इन मैग्नेटिक मोमेंट, अदरवाइज उसका मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो क्वेंच हो जाएगा। ओके, इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रॉन इज इफेक्टिवली रोटेटिंग अबाउट द एक्सिस यूज्ड फॉर द रोटेशन ऑफ द ऑर्बिटल। तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो दो ऑर्बिटल्स, मतलब एक जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और दूसरा ऑर्बिटल जिसमें उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा रोटेशन के थ्रू, उसके अंदर वो रोटेट कर रहा है। समझने के लिए हम लेते हैं कि सपोज हमारे पास dx² - y² ऑर्बिटल है एंड dxy ऑर्बिटल है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो आपका dx² ऑर्बिटल है ये एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, एक्स वाई जेड जो हमारी एक्सिस हैं, तो ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। जो हमारा dxy ऑर्बिटल है ये एक्सिस के बीच में है। हमने स्टार्टिंग में डी ऑर्बिटल्स की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, तो ये दोनों में डिफरेंस था कि जो dx² ऑर्बिटल है, x² - y² ऑर्बिटल है, वो तो एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, एंड जो dxy ऑर्बिटल है ये हमारा दोनों एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है। तो हम सिंपली 45 डिग्री के रोटेशन से dx² - y² ऑर्बिटल को कन्वर्ट कर देंगे dxy ऑर्बिटल को कन्वर्ट कर सकते हैं dx² - y² में, और वाइस वर्सा दोनों एक दूसरे में सिर्फ 45 डिग्री के रोटेशन से कन्वर्ट हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा xz ऑर्बिटल है या yz ऑर्बिटल है या XY ऑर्बिटल है, ये 90 डिग्री के रोटेशन से एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम इनको 90 डिग्री से रोटेट करें तो ये एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। बट किसी भी कंडीशन में हमारा dx² - y² ऑर्बिटल dz² ऑर्बिटल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता सिंपली बाय रोटेशन से हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हमारे पास सिचुएशन ये आती है
कि जो हमारे d ऑर्बिटल्स हैं ये ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर ऑलरेडी T2g एंड Eg ऑर्बिटल्स के अंदर स्प्लिट हो गए हैं। ओके, तो इन दैट केस अब जब हमारे दो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, तो जो नीचे के d ऑर्बिटल्स हैं T2g ऑर्बिटल्स वो तो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे जस्ट बाय रोटेशन ऑफ 90 डिग्री, कि 90 डिग्री के रोटेशन से हम उनको कन्वर्ट कर दें। लेकिन dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल जो है वो dz स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। Try to answer this question. Is it possible for an electron to show orbital contribution when it is present in dx square minus y square orbital? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल को 45 डिग्री के रोटेशन से dxy ऑर्बिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन अगर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है तो वो अपना ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देगा? इसको थोड़ा समझ के बताइएगा, क्योंकि इसमें एक और फैक्टर इन्वॉल्व है जो मैंने आपको अभी बताया है, उसको समझ के इसका जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। Again, considering the example of octahedral complex, the three T2z orbitals can be interconverted by rotation through 90 degree. So, an electron in a T2z orbital has orbital angular momentum. The Eg orbitals having different shapes cannot be interconverted, so electrons in Eg orbitals never have orbital angular momentum. ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि Eg ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, केवल T2g ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तभी उनका कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा। However, for an electron in a T2g orbital to show orbital angular momentum, it need at least one vacant orbital in which electron can be transferred. अब T2g ऑर्बिटल के अंदर में भी जैसा हम कह रहे हैं कि सपोज D1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो एक इलेक्ट्रॉन है T2g ऑर्बिटल के अंदर, दो T2g ऑर्बिटल हमारे खाली हैं, वैकेंट है, तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन अगर तीनों ऑर्बिटल भरे हुए हैं, D3 सिस्टम की बात करें T2g के केस में, तो तीनों T2g ऑर्बिटल जो हैं वो सिंगली ऑक्यूपाइड है। अब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करते हैं ना, तो इन दैट केस क्या होगा, उसकी स्पिन हमें चेंज करनी पड़ेगी, और अगर स्पिन चेंज की तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हमें मिलना है, ध्यान दीजिएगा मैं T2g ऑर्बिटल की बात कर रही हूँ, Eg वालों का तो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। T2g ऑर्बिटल में भी हमें तब मिलेगा कंट्रीब्यूशन जबकि एक खाली d ऑर्बिटल हमारे पास प्रेजेंट है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र किया जा सके। For example, if all the T2g orbitals are singly occupied, an electron in say the dxz orbital cannot be transferred into the dxy or dyz because these already contain an electron having the same spin quantum number as the incoming electron. Similarly, if all the T2g orbitals are doubly occupied, the transfer is also impossible. अगर ये doubly occupied है तब भी नहीं होगा, मीन्स स्पिन में चेंज नहीं आना चाहिए, टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होनी चाहिए ट्रांसफर के दौरान। दिस मीन्स ओनली फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशंस विल शो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन से शो करेंगे, ऑल T2g1 एंड T2g2। जब तक पहला इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल तो हमेशा खाली रहेगा जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो सभी T2g1 एंड T2g2 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन शो करेंगे। इसके अलावा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विद T2g4 Eg2, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भर चुके हैं, छठा इलेक्ट्रॉन T2g के अंदर है जो कि पेयर अप हो गया है, तो अब वो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफ़र हो सकता है, तो रिमेनिंग 2 जो है वो शो करेंगे। सिमिलरली T2g5 Eg2 ये ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देंगे। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस विद T2g4 एंड T2g5 जो है वो अपना ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देंगे। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर E2 T21 जो होगा, क्योंकि E वाले के अंदर जब तक इलेक्ट्रॉन रहेगा ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, केवल T2 में जब होगा इलेक्ट्रॉन तभी होगा, तो E2 T21, E2 T22, E4 T24 and E4 T25 configurations in octahedral complexes will
गिव ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, उनका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा. So an octahedral high spin D7 complex should have a magnetic moment greater than the spin only value of 3.87 mu b, but a tetrahedral D7 complex should not. तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अगर हम D7 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा वो स्पिन ऑनली से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसका मैग्नेटिक ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा. लेकिन D7 टेट्राहेड्रल जो होगा वो नहीं शो करेगा, और ऐसा होता भी है. In practice, cobalt H2O6 2+ and COCl4 2- both have magnetic moments above the spin only value, though the former certainly has the higher one, the values being 5.0 and 4.4 mu b respectively. Some other factors is also involved there. The subject of spin orbit coupling is not so simple. जैसा कि हमने यहाँ पे अभी जो डिस्कस किया स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के बारे में, ये इतना सिंपल नहीं है, लेकिन हमने समझने के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है. It involves population of a higher energy states and therefore leads to a temperature variation of the magnetic moments. जैसा मैंने आपको बताया था, डिफरेंट जे लेवल्स बने या जो भी हमने ग्राउंड स्टेट ली वो फर्दर स्प्लिट होती है, और वो स्प्लिट होने के बाद उनके बीच में कितना डिफरेंस है, अब वो एनर्जी लेवल्स कितने ऑक्यूपाइड है, कितने इलेक्ट्रॉन्स किस किस एनर्जी लेवल्स, एटम्स उस एनर्जी लेवल्स के ऊपर हैं, तो उनका मैग्नेटिक मोमेंट उसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू चेंज होगी, डिपेंड करती है किसके ऊपर, एस के ऊपर, कैपिटल एस के ऊपर, कैपिटल एल के ऊपर, कैपिटल जे के ऊपर. तो कौन सी जे वैल्यू ऑक्यूपाइड है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर कि कितना टेम्परेचर है हमारा. तो कहने का मतलब ये है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है. हमने जो अभी कैलकुलेशन की थी उसमें टेम्परेचर को इन्वॉल्व नहीं किया था. So modifying mu s, the value calculated on the spin only formula in the case of an octahedral complex according to the equation mu is equals to mu s 1 minus alpha lambda upon delta 0. ये हमारा मॉडिफाइड फॉर्मूला है जिसके अंदर हमने अल्फा को इन्वॉल्व किया है. व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज अ कांस्टेंट डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड स्टेट. कौन सी ग्राउंड स्टेट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. Lambda and delta 0 have their usual meaning. Since lambda has a positive sign, lambda की जो वैल्यू है it's positive for D1, D2, D3 and D4 ions and a negative sign for D6, D7, D8 and D9 ions. Spin orbit coupling leads to somewhat low magnetic moment for the first set of ions and somewhat high magnetic moments for the second set of ions. तो इस तरीके से हमारे को different values इसकी मिलेंगी. ये जो हमने डिस्कशन अभी किया इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है. फर्स्ट तो मैं बताना चाहूँगी हमने इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को इन्वॉल्व करते हुए ये पूरा मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की. बट बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस इसके अंदर होती हैं और इसके लिए हमारे रिजल्ट्स अभी भी आप देख रहे हैं कि हम बहुत क्लोज हैं बट एग्जैक्ट रिजल्ट्स हमारे को नहीं मिल रहे हैं. तो इन दैट केस मोर कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज की हमें ज़रूरत होती है, तो हम जाते हैं हमारी मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए. बट यहाँ तक मैग्नेटिक बीइंग अ केमिस्ट हमारे को इससे ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती है. और हमारा पर्पस इन कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाता है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और ये सारी एलएस कपलिंग इन सबको डिस्कस करने के बाद नाउ ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. हाउ मैनी फैक्टर्स आर देयर विच अफेक्ट मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ फर्स्ट और ट्रांजिशन मेटल आयंस. सेकेंड, एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन. Octahedral high-spin nickel-2 complexes have magnetic moments in the range 2.9 to 3.4 mu b. Tetrahedral nickel-2 complexes have magnetic moments of up to 4.1. Square planar nickel-2 complexes are diamagnetic. तो ये सारा समझने के बाद अगर आपने इन सब ये सारी चीज़ें मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में जितनी भी थ्योरीज आपको एक्सप्लेन की वो सब समझ ली है, तो उम्मीद है कि आप इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब देने में सक्षम होंगे. थैंक यू.